हम बात करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में नए चैप्टर मेटलर्जी की। ठीक है, मेटलर्जी जो है बेसिक सारा जो है क्लास 10th में है, जो कि मुझे आलोक से करना है। उसके बाद का जो 12th वाला एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें इसमें है। ठीक है, सबसे पहले खनिज। खनिज किसको कहते हैं? देखो, तो आप जानते ही हैं जिनसे धातु की प्राप्ति हो सकती है, यानी भूपर्पटी पर पाया जाने वाला वो सभी यौगिक। ठीक है, भूपर्पटी पर पाया जाने वाला वो सभी यौगिक जिनसे धातु प्राप्त किया जा सकता है वो सब के सब खनिज हैं। लेकिन सबसे धातु को प्राप्त करना आसान नहीं होता है, कम लागत में प्राप्त करना नहीं हो पाता है। तो जिस खनिज से धातु को प्राप्त करना आसान होता है और कम लागत में होता है उसी को बोलते हैं अयस्क। इसका मतलब है कि अयस्क सभी के सभी अयस्क खनिज होंगे, लेकिन सभी के सभी खनिज अयस्क नहीं होंगे। वो खनिज अयस्क होगा जिनसे धातु को प्राप्त करना आसान हो और कम खर्चे में हो। चलो, अब जो हमारा जो अयस्क होता है वो कई रूपों में होता है। या तो वो मुक्त अवस्था में रह सकता है, तो मुक्त अवस्था में रहने वाले कौन कौन से हैं? तो याद रखेंगे सोना, चांदी और प्लेटिनम। सोना, चांदी और प्लेटिनम ये ना के बराबर अभिक्रियाशील होते हैं। जो जितना कम अभिक्रियाशील है वो उतना कम यौगिक के रूप में रहेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी अभिक्रियाशील नहीं होते हैं सोना, चांदी और प्लेटिनम। तो ये अपने नेटिव अवस्था में यानी शुद्ध अवस्था में होते हैं। ठीक है, यानी बस इसमें छोटा मोटा अशुद्धि होता है, बस इसको आसानी से दूर किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा होता है ऑक्साइड वाले ओर। ठीक है, यानी कुछ और जो होते हैं ऑक्साइड के रूप में होते हैं, यानी कि जो ज़्यादा अभिक्रियाशील है या मध्यम अभिक्रियाशील है वो अपने ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में या फिर हैलाइड के रूप में रहेंगे। तो ऑक्साइड के रूप में, ठीक है, ऑक्साइड के रूप में कौन रहते हैं? तो ध्यान रखेंगे ऑक्साइड के रूप में तुम्हारा जो है एल्यूमिनियम रहता है। इसके अलावा आयरन रहता है ऑक्साइड के रूप में। सल्फाइड के रूप में तुम्हारा देखो, सल्फाइड के रूप में तुम्हारा देखो जिंक, पारा, लेड। इसके अलावा आयरन भी सल्फाइड के रूप में रहता है। और सोडियम और मैग्नीशियम जो होते हैं अपने हैलाइड के रूप में रहते हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, चलो, तो अब कुछ इम्पॉर्टेंट अयस्क का नाम याद कर लेते हैं कि प्रत्येक धातु का। तो याद रखेंगे एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है वो बॉक्साइट होता है। क्या होता है? बॉक्साइट। Al2O3 इंटू 2H2O या XH2O भी बोल सकते हैं। आयरन का याद रखेंगे, आयरन का याद रखेंगे HM, हेड मास्टर। तो पहले H होगा तब M होगा, यानी पहले हेमाटाइट होगा तब मैग्नेटाइट होगा। ठीक है, ये ट्रिक है। तो यानी Fe2O3 हो जाएगा और मैग्नेटाइट का Fe3O4 हो जाएगा। यहाँ मिस्टेक हो गया है, Fe3O4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आयरन पायराइड का होता है FeS2, FeS2 आयरन पायराइड का होता है। अब देखो कार्बोनेट वाला, कार्बोनेट वाला हम समझते हैं। देखो, कार्बोनेट वाला तुम याद रखना कि, याद रखना कि कैला मैला सीधा, कैला मैला सीधा जो होता है वो कार्बोनेट के रूप में होता है। कैलामाइट, कैलामाइट भी कार्बोनेट के रूप में होगा। कैलामाइट किसका अयस्क है? तो कॉपर का अयस्क। सॉरी, कैलामाइट किस, सॉरी कैलामाइन किसका अयस्क है? तो जिंक का, यानी जिंक कार्बोनेट होगा इसका। मैलाकाइट, मैलाकाइट जो है कॉपर का हो गया CuCO3 इंटू COH का होल 2। और सीडेराइट जो हो गया आयरन का हो गया। ठीक है, आयरन कार्बोनेट। ठीक है, तो याद रखेंगे कैला मैला, और कैला मैला सीधा जो होता है कार्बोनेट वाला अयस्क होता है। तो कैला होता है जिंक का, मैला होता है कॉपर का, और सीडे जो होता है, सीधा जो होता है यानी सीडेराइट जो होता है आयरन का होता है। इसके अलावा आयरन, कॉपर की बात करें तो कॉपर का और भी अयस्क है कॉपर पायराइट CuFeS2, कॉपर ग्लास Cu2S। ठीक है, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिंक ब्लेंड, जिंक का हो गया जिंक ब्लेंड ZnS हो गया। ठीक है, उसके बाद कैलामाइन तो समझ ही गया ZnCO3। उसके बाद जिंकाइट होता है ZnO, जिंकाइट क्या होता है? ZnO। इसके अलावा देखो गैलेना की बात करें, गैलेना जो होता है, गैलेना का PbS होता है, यानी ये लेड का अयस्क है। अर्जेंटाइट Ag2S होता है, ये सिल्वर का अयस्क है। मरकरी, सिनेबार, सिनेबार जो होता है HgS होता है, ये मरकरी का अयस्क है। उसके बाद देखो कैसेटेराइट, कैसेटेराइट होता है SnO2, यानी ये टीन का है। किसका है? टीन का अयस्क है। तो ये सब याद रखेंगे। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कैलामाइन और मेलाकाइट क्रमशः अयस्क हैं। पूछा गया है जेईई में सवाल, किसका है? तो हम पहले ही जान रहे हैं मैला कैला, मैला, सॉरी कैला मैला। हम लोग पढ़े थे कैला मैला सीधा, कैला मैला सीधा। कैला हो गया जिंक का, मैला हो गया कॉपर का। ठीक है, तो ये कार्बोनेट होगा, जिंक और कॉपर का कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कैला हो जाएगा जिंक का और मैला हो जाएगा कॉपर का, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अब समझते हैं, देखो धातु कर्म। धातु कर्म यानी मेटलर्जी क्या होता है? धातु कर्म वह विधि होता है यानी अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करने का जो सारा प्रोसेस होता है उसी को हम कंप्लीटली कहते हैं धातु कर्म यानी मेटलर्जी कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो अयस्क प्राप्त होता है उसको क्रशिंग करते हैं, तोड़ फोड़ करके महीन महीन करते हैं, पूरा पीस देते हैं, ठीक है। उसके साथ अशुद्धि भी पिसा जाता है। फिर उसका सांद्रण करते हैं। सांद्रण करने से क्या होता है कि जो अशुद्धि उसमें भौतिक रूप में है, जो भौतिक अवस्था में अशुद्धि मिला हुआ है, वो सब सांद्रण के द्वारा क्या हो जाता है यानी कंसंट्रेशन के द्वारा दूर हो जाता है। तो सांद्रित करने का भी कई विधि है, आगे देखेंगे। अब जैसे ही सांद्रित हो गया, ठीक है, तो उसको अलग कर लेते हैं। उसके बाद उसको क्या करते हैं, आइसोलेशन, उसको पहले सबसे पहले हम करते हैं उसके ऑक्साइड में बदलते हैं, धातु को उसके ऑक्साइड में बदलते हैं। तो हमारा यहाँ से सॉरी सांद्रण करते हैं। सांद्रण करने के बाद क्या करते हैं, उसको भर्जन या जारन से गुजारते हैं। जैसे ही भर्जन या जारन से गुजारोगे तो वो अपने ऑक्साइड में आएगा, ठीक है। और ऑक्साइड में आएगा। अब ऑक्साइड से क्या करते हैं, फिर ऑक्साइड का क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं यानी अपचयन करते हैं। अपचयन करने से क्या होता है, ऑक्सीजन उससे हट जाता है। अपचयन का मतलब ये होता है ऑक्सीजन का हटना, और ऑक्सीजन हटता है तो हमारा धातु प्राप्त होता है। लेकिन वो धातु शुद्ध नहीं होता, उस धातु को फिर रिफाइन करते हैं। फिर रिफाइन करने का भी कई सारा प्रोसेस है, डिस्टिलेशन है, इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग है, ये सब है, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो अब समझते हैं पहला स्टेप। तो देखो बाबू, अयस्क जो होता है उसमें जो अशुद्धि मिला होता है उस अशुद्धि को कहते हैं गैंग। क्या कहते हैं, अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि होता है उसको कहते हैं गैंग। और उस अशुद्धि को दूर करने के लिए अलग से जो पदार्थ हम मिलाते हैं अयस्क में, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लक्स, और हिंदी में बोलते हैं गालक। अंग्रेजी में फ्लक्स बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं गालक। तो वो फ्लक्स उस इम्प्योरिटी, उस अशुद्धि यानी गैंग के साथ मिल करके किसका निर्माण करता है, स्लैग का। यानी फ्लक्स जो है स्लैग थी गैंग के साथ मिल करके स्लैग का निर्माण करता है, ठीक है। अब देखो फ्लक्स जो होता है, जो मिलाया जाता है अशुद्धि में, ठीक है, यदि हमारा अशुद्धि अम्लीय होगा, यदि अशुद्धि हमारा अम्लीय होगा तो फ्लक्स मिलाएंगे क्षारीय, क्षारीय फ्लक्स मिलाएंगे। और यदि अशुद्धि हमारा क्षारीय होगा तो फ्लक्स मिलाएंगे अम्लीय, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब समझते हैं कि हम कैसे समझेंगे। जैसे कि देखो ये दिया हुआ है SiO2 P2O5, ये अम्लीय फ्लक्स क्यों है, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो हम देख के ही बता सकते हैं, तुमसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए ये कैसे फ्लक्स हैं, CaO MgO, तो ये धातु के ऑक्साइड हैं तो ये क्षारीय फ्लक्स हो गए। वहीं SiO2 और P2O5 के बारे में पूछेगा, ये अधातु के ऑक्साइड हैं तो ये निश्चित तौर पर अम्लीय ऑक्साइड हैं, ठीक है। ये जो है अशुद्धि के साथ मिल करके क्या बनाते हैं, तो देखो तुम्हारा कैल्शियम सिलिकेट, आयरन सिलिकेट, यही सब बनाता है स्लैग के रूप में। तो स्लैग हमारा जो होता है धातुमल, वो मुख्यतः तौर पे क्या होता है, कैल्शियम सिलिकेट और आयरन सिलिकेट ही होता है, इसको भी याद रख लेंगे, ठीक है। अब होता क्या है बाबू, आप ध्यान रखेंगे, स्लैग को हिंदी में धातुमल बोलते हैं, यानी फ्लक्स जो है गैंग के साथ मिल करके स्लैग का निर्माण करता है, यानी धातुमल का निर्माण करता है। और धातुमल जो होते हैं बाबू, वो बहुत हल्के होते हैं, घनत्व में क्या होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, और इनका गलनांक भी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो इस स्थिति में जो है धातु जो होता है, और ये धातु के साथ घुलते नहीं है, धातु के साथ घुलते नहीं। तो धातुमल में 3 पॉइंट याद रखेंगे कि धातुमल यानी स्लैग जो होता है बहुत हल्के होते हैं, इसका गलनांक कम होता है, और ये धातु के साथ घुलते नहीं है यानी कि घुलनशील नहीं होते हैं। तो अब जब घुलनशील नहीं है तो इस स्थिति में आगे आप क्या याद रखिएगा कि ये जो होता है, जो स्लैग होते हैं, वो स्लैग क्या होते हैं, ऊपर ही तैरते रहते हैं। स्लैग क्या होते हैं, चूंकि हल्के होते हैं तो ऊपर ही तैरते रहते हैं, ठीक है। और हवा को जो है, और धातु हमारा कहाँ होता है, स्लैग के नीचे होता है, क्योंकि वो भारी होता है, और स्लैग हल्का है तो स्लैग ऊपर होता है। और ये स्लैग काम क्या करता है कि हवा के ऑक्सीजन को जो है धातु से संपर्क नहीं होने देता है, ताकि ऑक्सीकरण नहीं हो पाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, स्लैग हल्का है तो वो ऊपर रहता है, धातु नीचे रहता है। इसका फायदा क्या होता है कि धातु का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, ठीक है। अब सवाल है आपसे कि बताइए कि गलत कथन इसमें से कौन है, ठीक है। तो आप देखिए क्या बोला, पहला कथन, धातु को उसके अयस्क से अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म यानी मेटलर्जी कहते हैं, ठीक है, सही है। खनिज, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ है, बात सही है। खनिज जो है पृथ्वी की भूपर्पटी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, बात सही है। तीसरा बोल रहा है अयस्क खनिज होते हैं,
सभी के सब अयस्क खनिज होते हैं, जिनमें क्या हो सकती है, धातु हो सकती है, सही बात है। चौथा बोल रहा है गैंग एक अयस्क है, क्या ये सही है? नहीं, गैंग तो बाबू एक अशुद्धि न है। कह रहा है गैंग एक ऐसा अयस्क है जो अवांछनीय सामग्री से दूषित होते नहीं। तो यही ऑप्शन क्या हो गया, डी वाला गलत हो गया। अगला अब समझते हैं, अब समझते हैं हम लोग सांद्रण को। किसको समझते हैं? सांद्रण को समझते हैं। तो अब सांद्रण यानी जो अयस्क में जो अ, भौतिक अशुद्धियाँ हैं, जो अशुद्धियाँ हमें दिखती हैं, उन अशुद्धि को दूर करने के लिए जो है उसको सांद्रित किया जाता है, ठीक है। तो सांद्रित करने की कई सारी विधि है। पहला विधि है हाइड्रोलिक वॉशिंग, यानी द्रव चालित धुलाई, यानी द्रव का बहाव करेंगे और उससे जो है अयस्क से अशुद्धि जो है, भौतिक अशुद्धियाँ वो दूर हो जाएगी। सबसे पहले इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो भी भारी धातु वाले अयस्क हैं, जो भी भारी धातु वाले अयस्क हैं, यानी जो भारी धातु है, ठीक है, उसका जो अयस्क है उससे जो भारी धातु को अलग किया जाता है अशुद्धि से, तो वो उसमें हम लोग द्रव चालित धुलाई का उपयोग करते हैं। जैसे कि हो गया तुम्हारा टीन, लेड और आयरन। टीन, लेड और आयरन का प्रयोग जो है, टीन और लेड और आयरन का सांद्रण जो है द्रव चालित धुलाई से ही किया जाता है, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि घनत्व में अंतर, भारीपन, एगो भारी होगा एगो हल्का होगा, यानी धातु के अयस्क क्या होंगे, भारी होंगे, अशुद्धि हल्का होगा। यानी अयस्क और अशुद्धि के घनत्व में क्या होता है, अंतर होता है। तो जिस वजह से पानी का बहाव करते हैं तो जो होता है धातु के जो अयस्क हैं वो भारी के कारण नीचे बैठ जाते हैं और अशुद्धियाँ पानी के साथ बहाव के कारण वो क्या होती है, दूर चली जाती है। चलो आगे, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण। इसका उपयोग कब किया जाता है? जब चुंबकीय गुणों में अंतर हो, यानी अयस्क और अशुद्धि में से कोई एक जो है चुंबकीय गुण वाला हो, दूसरा नहीं हो, तब हम जो है इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, झाग प्लवन विधि। तो याद रखेंगे झाग प्लवन विधि जो है, इस विधि का उपयोग जो है केवल सल्फाइड अयस्क के लिए किया जाता है। किस अयस्क के लिए केवल किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्क के लिए किया जाता है, जैसे कॉपर सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, ठीक है। इसमें होता क्या है, एक बर्तन लिया जाता है, बर्तन में पानी होता है और इस सल्फाइड अयस्क को महीन पीस करके इसमें डाला जाता है। उसके बाद इसमें हम लोग डालते हैं पाइन ऑयल, यानी चीड़ का तेल डालते हैं। चीड़ का तेल डालने से क्या होता है, तो चीड़ का तेल डाल करके पाइप के माध्यम से उस पानी में हवा फूँकते हैं। तो फूँकने से क्या होता है, झाग बनता है। तो झाग के कारण जो होती है जो अयस्क जो होते हैं, अयस्क काफ़ी हल्के होते हैं, वो झाग के साथ ऊपर चले आते हैं और अशुद्धियाँ नीचे बैठी रहती है, ठीक है। तो इसी को याद रखेंगे। चीड़ का सल्फाइड अयस्क क्या होता है, झाग के साथ ऊपर चला आता है, अशुद्धि जो है पानी के साथ नीचे बैठ, पानी में जो है नीचे बैठा रहता है, ठीक है। झाग बना रहे, ठीक है, झाग बना रहे इसलिए इसमें क्या मिलाते हैं, पाइन ऑयल मिलाते हैं। झाग बना रहे इसमें पाइन ऑयल और झाग लंबे समय तक रहे, झाग क्या रहे, लंबे समय तक रहे। तो इसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, पोटेशियम या सोडियम इथाइल जैंथेट का उपयोग करते हैं। पोटेशियम या सोडियम इथाइल जैंथेट का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रॉथ स्टेबलाइज़र की के रूप में जो है, फ्रॉथ स्टेबलाइज़र के रूप में जो है हम लोग क्रिसोल और एनिलीन का प्रयोग करते हैं। क्रिसोल और एनिलीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और डिप्रेजेंट के रूप में, यानी अवसादक के रूप में हम लोग सोडियम साइनाइड या सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। देखो हम फिर से समझते हैं कि यहाँ पे जो फ्रोथर्स है, ठीक है, फ्रोथर्स यानी झाग के कारक क्या हो, देखो झाग किसकी वजह से उत्पन्न हुआ, पाइन ऑयल यानी चीड़ के तेल की वजह से। अब देखो कलेक्टर्स क्या होता है, कलेक्टर्स का मतलब होता है कि झाग जो है हमारा ऊपर बना रहे, झाग हमारा ऊपर बना रहे और वो हवा के साथ जो है रिएक्ट ना करे, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या मिलाते हैं, पोटेशियम या सोडियम इथाइल जैंथेट मिलाते हैं, यानी झाग जो है हवा के साथ रिएक्ट ना करे, इसके लिए पोटेशियम या सोडियम इथाइल जैंथेट मिलाते हैं। फ्रॉथ स्टेबलाइजर का मतलब हुआ कि स्टेबल करना, यानी ये जो है हमारा झाग लंबे समय तक बना रहे, लंबे समय तक बना रहे, इसलिए उसमें हम लोग मिलाते हैं क्रिसोल या एनिलीन, क्रिसोल या एनिलीन। अब अवसादक क्या होता है, देखो अवसादक के रूप में आप याद रखेंगे, इसमें जो अवसादक के रूप में यानी डिप्रेजेंट के रूप में सोडियम साइनाइड और सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। जैसे मान के चलिए दो गो सल्फाइड अयस्क है, लेड सल्फाइड और जिंक सल्फाइड। हमको चाहिए बाबू, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए हमको चाहिए लेड सल्फाइड, हमको चाहिए लेड प्राप्त करना है।
तो हम क्या करेंगे, सोडियम साइनाइड डालेंगे। अब साधक डालेंगे तो सोडियम साइनाइड जो है लेड साइनाइड के साथ अभिक्रिया, लेड सल्फाइड के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि वो जिंक सल्फाइड के साथ अभिक्रिया कर जाएगा। तो इस प्रकार हम जो है लेड सल्फाइड को हम सांद्रित कर पाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। अगला है निछालन, ये भी सांद्रण की विधि है। निछालन यानी लीचिंग। तो इस निछालन द्वारा किसको सांद्रित किया जाता है, तो ए क्यूब को, यानी कि तुम्हारा हो गया ए क्यूब यानी AgAu और एल्यूमिनियम, AgAu और एल्यूमिनियम। ठीक है, इसका इसका उपयोग कब किया जाता है कि जब विलेयता में अंतर होता है, यानी जब विलेयता में अंतर होता है, यानी धातु की विलेयता ज़्यादा होती है और अशुद्धि की विलेयता कम होती है, यानी धातु जो है आसानी से घुल जाते हैं और अशुद्धि घुलते ही नहीं हैं, तब जाकर के हम लीचिंग यानी निछालन का उपयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है। और इसमें याद रखेंगे कि सोना और चांदी के लिए यानी Ag और Au के लिए मैक आर्थर विधि या साइनाइड विधि का उपयोग किया जाता है। मैक आर्थर विधि या साइनाइड विधि का उपयोग किया जाता है और इसमें जो है विलायक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम साइनाइड का, विलायक के रूप में सोडियम साइनाइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि ये सोडियम साइनाइड जो है Ag के साथ Au के साथ जुड़ता है, अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया Ag और Au को, तो Ag और Au वहाँ से विस्थापित कैसे हो पाएगा, अलग कैसे हो पाएगा, तो जिंक जो है उस Ag Au को विस्थापित करता है। तो याद रखेंगे, पूछा भी गया है क्वेश्चन कि निछालन में जो है, निछालन के प्रोसेस में जो Ag और Au बनता है, ठीक, Ag और Au का यौगिक बनता है, उससे Ag और Au विस्थापित किसके द्वारा हो पाता है, तो जिंक के द्वारा विस्थापित हो पाता है। सवाल देखिए आपका नीट 2017 में पूछा गया है कि सोना और चांदी के निष्कर्षण में साइनाइड आयन से निछालन होता है। ठीक है, हम जान रहे हैं कि सोडियम साइनाइड से निछालन होता है। ठीक है, तो चांदी को बाद में जो पुनः प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा, जिंक से विस्थापन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला है आपका धातु का निष्कर्षण। ठीक है, अब देखो सांद्रित हो गया, अयस्क का क्या हो गया, अयस्क में जो अशुद्धि जो था, ऊपर ऊपर का जो अशुद्धि था, जो भौतिक अवस्था में अशुद्धि था, वो सब दूर हो गया। अब इस अयस्क को क्या करना है, भर्जन या जारन से गुजारना है। तो ध्यान रखेंगे, भर्जन या जारन और दूसरा है निस्तापन। तो ये ध्यान रखेंगे, निस्तापन यानी कैल्सिनेशन की बात करें, निस्तापन किस अयस्क का होता है, तो ऑक्साइड अयस्क का, ऑक्साइड का, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अयस्क का जो है निस्तापन होता है। अब भर्जन किस अयस्क का होता है, सल्फाइड अयस्क का होता है। तो जो निस्तापन होता है, ध्यान रखेंगे, निस्तापन जो होता है वो कार्बोनेट, ऑक्साइड और बाइकार्बोनेट अयस्क का होता है। तो इन सब में पहले से ही ऑक्सीजन है, इसलिए जो निस्तापन की जो विधि होती है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है प्राप्त, धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। वहीं भर्जन या जारन में सल्फाइड अयस्क का उपयोग किया जाता है। तो सल्फाइड में ऑक्सीजन होता नहीं है, तो भर्जन में जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं और इस स्थिति में जो है धातु के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी दोनों ही स्थिति से हमारा धातु का ऑक्साइड प्राप्त हुआ। ठीक है, और ये जो भर्जन और जारन, भर्जन जारन यानी भर्जन और निस्तापन की जो विधि है वो एक भट्टी में होता है। किस भट्टी में, उस भट्टी का नाम है परावर्तनी भट्टी। कौन सा भट्टी, परावर्तनी भट्टी। और उस भट्टी में इसलिए किया जाता है कि जो थोड़ा बहुत वाष्पशील अशुद्धि बच गया वो भी क्या होता है, बाहर निकल जाता है और अयस्क में पोर बन जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। ठीक है, अब ऑक्साइड बन गया, धातु का ऑक्साइड बन गया, तो अब धातु प्राप्त करना है तो उसका क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। तो अपचयन जो है, अपचयन करेंगे तो अपचयन देखो हम लोग कार्बन के साथ अपचयन कर सकते हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अपचयन कर सकते हैं और एल्यूमिनियम के साथ अपचयन कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान होता है, ध्यान रखेंगे, कार्बन के साथ अपचयन करना, क्योंकि ये सस्ता भी होता है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा कि धातु का जो ऑक्साइड है उससे धातु प्राप्त होगा, लेकिन वो धातु पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, अभी उसको रिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अपचयन जो किया जाता है, कौन किसको अपचयन कर पाता है, तो ध्यान रखेंगे, इसके लिए हम अभिक्रियाशीलता श्रेणी को पहले समझते हैं। ठीक है, अभिक्रियाशीलता श्रेणी हमारा देखिए ये है, लेके बासर, लेके बासर कूना माल, लेके बासर कूना माल, इसके अंतर्गत जो भी तत्व आए बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। उसके अलावा मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, सेलेनियम, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टीन। ठीक है,
ये सब ज़्यादा कम अभिक्रियाशील होते हैं, और ना के बराबर यानी बहुत ही कम क्रियाशील कौन होते हैं, Ag, Au और Pt। ठीक है, ये बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं। और ध्यान रखेंगे, इसको हम अभी क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है ना, वो कम अभिक्रियाशील धातु को आसानी से अपचयित कर देता है। ठीक है, कम अभिक्रियाशील धातु को अपचयित कर देता है, यानी उससे ऑक्सीजन को हटा देता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं एलिंघम आरेख। ठीक है, तो समझ लो एलिंघम डायग्राम, एलिंघम आरेख की बात करें तो एलिंघम आरेख किसके किसके बीच के संबंध को बताता है, तो गिब्स फ्री एनर्जी और टेम्परेचर इन केल्विन के बीच के संबंध को बताता है। एलिंघम आरेख जो है गिब्स फ्री एनर्जी और टेम्परेचर इन केल्विन के बीच के संबंध को बताता है। और हम जानते हैं कि डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। ठीक है, अब इसको हमको ग्राफ खींचना है, तो हम देखो डेल्टा जी और डेल्टा टी, तो डेल्टा जी वाई हो जाएगा और टी हमारा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इन केल्विन एक्स हो जाएगा। इसका मतलब है कि डेल्टा एस एम हो गया, डेल्टा एच सी हो गया। यहाँ पे डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है। डेल्टा एच क्या है, तो डेल्टा एच जो है इंथैल्पी है। डेल्टा एच क्या है, इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी है। इसके अलावा टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन है। और डेल्टा एस क्या है, इंट्रॉपी है। ठीक है, अब तुम हमको ये बताओ डेल्टा एस यदि नेगेटिव होता है, डेल्टा एस यदि पॉजिटिव आपका होता है, तो एम क्या हो जाएगा, प्लस माइनस के साथ गुना होकर के माइनस हो जाएगा, यानी स्लोप क्या हो जाएगा, एम का मान नेगेटिव हो जाएगा। यदि डेल्टा एस माइनस होता है तो उस स्थिति में स्लोप क्या हो जाएगा, एम का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल लिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो बनाया कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो हम इसको बैलेंस किए तो हम क्या देख पा रहे हैं कि गैस के 3 मॉलिक्यूल, गैस की बात करेंगे। ठीक है, गैस के 3 मॉलिक्यूल से कितने मॉलिक्यूल बन पा रहे हैं, 2 ही गैस के मॉलिक्यूल बन पा रहे हैं, यानी कम बन पा रहा है, यानी डेल्टा एस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब जैसे ही डेल्टा एस नेगेटिव हो गया तो एम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस स्थिति में डेल्टा जी और टी के बीच का जो ग्राफ होगा, तो पहले तो ये बताइए इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो वाई एक्सिस में धनात्मक की ओर काटेंगे। ठीक है, अब एम आया पॉजिटिव, तो एम पॉजिटिव आया तो ढाल क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ग्राफ बन जाएगा, ढाल ऊपर की तरफ जाता हुआ वाई एक्स में धनात्मक कुछ दूरी पर लेते हुए वहाँ से ढाल किधर की तरफ खींचेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे। दूसरा है हमारा कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। इसमें देखो कार्बन तो सॉलिड है, इसमें क्या हुआ, गैस का एक मोलिकुल से 2 मोलिकुल बन रहा है, तो इसमें डेल्टा एस क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इस स्थिति में एम क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब ढाल नीचे की तरफ होगा, चूंकि इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो वाई एक्सिस की तरफ जो है कुछ ऊंचाई पर लेंगे और वहां से ढाल को किधर कर लेंगे, नीचे की तरफ कर लेंगे। अगला जैसे देखो C+O2 हमारा बना CO2। ठीक है, यानी 1 मोल ऑक्सीजन गैस से 1 मोल CO2 गैस बन रहा है। इस स्थिति में डेल्टा एस क्या हो गया, जीरो हो गया। तो डेल्टा एस जीरो हो गया तो बाबू हमारा केवल क्या हो गया, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच हो गया। ठीक है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच हो गया, यानी इस बार डेल्टा जी और डेल्टा एच कैसे, हाँ ये जीरो हो गया। ठीक है, तो इस स्थिति में डेल्टा जी और ये जीरो हो गया। तो इस स्थिति में जो है टाइम से कोई लेना देना नहीं है, टाइम से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि टी डेल्टा एस क्या हो गया, जीरो हो गया ना। तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच हो गया, और डेल्टा जी बराबर जैसे ही डेल्टा एच हो गया तो आपका जो है टाइम से इसका कोई लेना देना नहीं है, यानी कुछ ऊंचाई पर जो है, यानी कि धनात्मक वाई इंटरसेप्ट पे जो है एकदम एक सीधी लाइन हो जाएगा टी के समांतर। ठीक है, ये तो हम समझ ही लिए हैं। आगे आगे देखिए, आपका सवाल है कि एलिंघम आरेख को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग एल्यूमिना के अपचयन में किया जा सकता है। बाबू एल्यूमिना का अपचयन कराना है, यानी एल्यूमिना Al2O3। इस एल्यूमिना से ऑक्सीजन को हम बाहर निकालेंगे, तो हमको इस एल्यूमिना से हमको एल्यूमिनियम प्राप्त करना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसका अपचयन करना है, यानी ऑक्सीजन इससे भगाना है, यानी हमको एल्यूमिनियम प्राप्त करना है। तो बताओ इससे ऑक्सीजन कब भागेगा, जब इससे हम ज़्यादा रिएक्टिव वाला धातु जो है से इसका अभिक्रिया कराएंगे। तो इसमें देखेंगे ज़्यादा रिएक्टिव वाला धातु कौन है, तो मैग्नीशियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलो कौन हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। अगला
अगला अगली बात को ध्यान में रखेंगे कि हाँ, अगली बात को ध्यान में रखेंगे कि लोहा का जो निष्कर्षण है ना, वो वात्या भट्ठी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? इस चीज़ को हम लोग क्लास 10th में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? तो वात्या भट्ठी में लोहे का निष्कर्षण किया जाता है, तो जो वात्या भट्ठी से जो लोहा प्राप्त होता है ना, वो लोहा उस लोहा में 4% कार्बन होता है और जितना ज़्यादा कार्बन रहे, वो उतना बेकार लोहा होता है, ठीक है? तो 4% लोहा है, तो वैसे लोहा को ही कहा जाता है पिग आयरन। पिग मतलब सूअर, यानी कम माने कम माने अच्छा वाला नहीं आयरन, ठीक है? यानी पिग आयरन कहा जाता है या उसे फिर कच्चा लोहा कहा जाता है। इसके अलावा देखो लोहा 3 प्रकार का, एक तो ये कच्चा लोहा जिसमें जो होता है कार्बन की मात्रा 4%, दूसरा होता है ढलवा लोहा जिसको कास्ट आयरन कहते हैं, उसमें 2 से 3% कार्बन होता है, इसका मतलब ये भी अच्छा नहीं है। तीसरा होता है पिटवा लोहा, इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 0.1% होती है, तो ये सबसे बेहतर लोहा होता है, ठीक है? और ध्यान रखेंगे कि वात्या भट्टी में जो है मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है, तो 2200 केल्विन। कितना होता है? तो 2200 केल्विन होता है। अगला अगला आपको बताना है कि वात्या भट्टी में जो आयरन का जो निष्कर्षण हो रहा था, उसमें धातुमल के रूप में किसका उपयोग किया गया? तो कैल्शियम सिलिकेट का। किसका? कैल्शियम सिलिकेट। ऐसे भी हम जानते हैं कि सिलिकेट ही होता है, तो बाकी 3 गो तो पता है ही नहीं, इसका मतलब सिलिकेट वाला ही हो जाएगा, ठीक है? अब अगला समझते हैं एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस ध्यान देंगे, एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस को कहते हैं गोल्ड स्मिथ प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? गोल्ड स्मिथ प्रोसेस कहा जाता है। इसमें हम लोग एक मिक्सचर का उपयोग करते हैं, थर्माइट मिक्सचर का, ठीक है? एल्यूमिनियम और ऑक्साइड का पाउडर लेते हैं, ठीक है? एल्यूमिनियम और ऑक्साइड माने एल्यूमिनियम और ऑक्साइड ही हमारा थर्माइट मिक्सचर होता है। एक और मिक्सचर लेते हैं इग्निशन मिक्सचर। इग्निशन मिक्सचर तो मैग्नीशियम और बेरियम ऑक्साइड का जो मिक्सचर होता है उसे हम बोलते हैं इग्निशन मिक्सचर, ठीक है? और इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। तुम यहाँ क्या देख पा रहे हो कि एल्यूमिनियम जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, वो कम रिएक्टिव वाले ऑक्साइड को क्या कर रहा है, कम रिएक्टिव धातु वाले ऑक्साइड को अपचयित कर दे रहा है और हमारा जो है वो धातु प्राप्त हो जा रहा है। बस इतना ही। चलो, अब हम बात करते हैं एल्यूमीनियम के निष्कर्षण की। तो एल्यूमीनियम के निष्कर्षण की बात करें तो एल्यूमीनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। तो बॉक्साइट अयस्क 2 प्रकार का होता है, एक लाल वाला, एक उजला वाला। तो लाल वाला बॉक्साइट अयस्क की बात करते हैं, तो लाल वाले बॉक्साइट अयस्क में अशुद्धि के रूप में तुम्हारा रहता है फेरिक ऑक्साइड और सिलिकेट। फेरिक ऑक्साइड और सिलिकेट और एल्यूमीनियम यानी बॉक्साइट से जो एल्यूमीनियम का निष्कर्षण होता है वो 2 विधि से होता है, बेयर विधि और दूसरा हॉल विधि। बेयर विधि और दूसरा हॉल विधि। ये ट्रिक याद रखेंगे, बेहाल क्या? बेहाल से एल्यूमीनियम का निष्कर्षण होता है, यानी बेयर विधि और हॉल विधि। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेयर विधि। बेयर विधि में देखो लीचिंग यानी सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा सांद्रण किया जाता है। इसमें जो होता है अशुद्धि कौन होता है? एल्यूमिनियम के साथ। तो अशुद्धि हमारा वही, बिल्कुल वही फेरिक ऑक्साइड और सिलिकेट होता है। फेरिक ऑक्साइड और सिलिकेट होता है, बस इतना याद रखेंगे। अगला हॉल विधि में बात करें तो हॉल विधि में हमारा जो है एल्यूमीनियम की जो बॉक्साइट अयस्क है उसका सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है? यानी लीचिंग एजेंट कौन होता है? तो सोडियम कार्बोनेट, यानी सोडियम कार्बोनेट के द्वारा उसका लीचिंग किया जाता है, यानी सांद्रित किया जाता है। इसमें भी अशुद्धि कौन होगा? बिल्कुल वही होगा, फेरिक ऑक्साइड और सिलिकेट। तो बस यही याद रखना है। अगला यदि सफ़ेद बॉक्साइट है Al2O3 इंटू 2H2O है, ठीक है? सफ़ेद बॉक्साइट है, तो सफ़ेद बॉक्साइट से जो है एल्यूमीनियम की प्राप्ति जो है सर्पिक विधि से किया जाता है। किस विधि से? तो सर्पिक विधि से। इसमें अशुद्धि जो होता है वो सिलिका होता है। कौन होता है? सिलिका होता है। अब हम बात करते हैं कॉपर के निष्कर्षण की। तो कॉपर का निष्कर्षण कॉपर पायराइड से होता है, CuFeS2 से होता है। इसमें अशुद्धि कौन होता है? सिलिका होता है। स्लैग का निर्माण क्या होगा? आयरन के साथ मिल करके जो है FeSiO3 का स्लैग का निर्माण, धातुमल का निर्माण करता है। बस इतना याद रखेंगे इसमें। आगे अब जो धातु प्राप्त हो गया, धातु के ऑक्साइड से जो धातु प्राप्त हुआ बिल्कुल शुद्ध नहीं है। अब उसका शोधन करना है, रिफाइन करना है, ठीक है? तो रिफाइन करने का जो है 4-5 तरीका है। पहला है लिक्वेशन, दूसरा है डिस्टिलेशन, तीसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, चौथा है जोन रिफाइनिंग। इन सबको समझते हैं। तो पहला है लिक्वेशन। देखो लिक्वेशन का उपयोग कब करेंगे? जब अशुद्धि का गलनांक ज़्यादा हो और धातु का गलनांक कम हो। धातु का गलनांक कम हो तो अब देखेंगे कम गलनांक वाला धातु कौन कौन है, उसी का ना लिक्वेशन द्वारा होगा रिफाइन।
ठीक है, तो वो है हमारा टीन, लेड और बिस्मथ। टीन, लेड और बिस्मथ का जो शुद्धिकरण होता है वो लिक्वेशन द्वारा होता है। दूसरा बात करते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का उपयोग हम कब करेंगे? जब धातु और अशुद्धि के बीच, क्वथनांक के बीच बहुत कम का अंतर हो। तो इस विधि द्वारा जो है जिंक, पारा और कैडमियम का किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग की बात करें तो इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो खूब पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें जो है किसका किया जाता है? तो कॉपर और जिंक का जो है इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग के द्वारा जो है शुद्धिकरण किया जाता है। अगला है जोन रिफाइनिंग। तो जोन रिफाइनिंग का उपयोग जो है अति शुद्ध अर्धचालक बनाने में किया जाता है, जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, बेरियम, गैलियम, इंडियम, इन सब की प्राप्ति करना है तो इन सबको जो रिफाइन किया जाएगा वो विधि होगा जोन रिफाइनिंग। क्या होगा? जोन रिफाइनिंग। अब अगला एक चीज़ समझ लेते हैं, मोंड विधि। मोंड विधि में याद रखना है मोनी। मोंड विधि में मोनी, यानी मोंड विधि में निकेल का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? तो निकेल का। अगला है वान आर्केल विधि। कौन है? वान आर्केल विधि में याद रखेंगे टीजर। क्या याद रखेंगे? टीजर। टीजर मतलब टाइटेनियम और जर्कोनियम, टाइटेनियम और जिरकोनियम का उपयोग वान आर्केल विधि में होता है। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है किस धातु युग्म का शुद्धिकरण वन आर्किल विधि से किया जाता है? तो वन आर्किल में टीजर, यानी टाइटेनियम और जिरकेनियम, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से तो धकाधक बनेगा।